गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा है पीसीएमबी का, उस चैप्टर का नाम है जैव रसायन। इस जैव रसायन में अपन ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया था, विटामिन अपना चैप्टर चल रहा था और विटामिन में अपन ने क्या होते हैं ये भी देख लिया था। विटामिन के काम क्या है ये भी चर्चा कर ली थी। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन अपन ने 2 प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़ा था अपन ने वसा में घुलनशील, और एक पढ़ा था अपन ने जल में घुलनशील। ठीक है, इस वसा में घुलनशील विटामिन में अपन ने ए, बी, ई और के को पढ़ा था। इसमें अपन ने पढ़ा था बी और सी के लिए। ठीक है, अपना विटामिन ए भी कंप्लीट हो गया था, विटामिन डी भी कंप्लीट हो गया था, विटामिन बी और विटामिन सी भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे विटामिन के और विटामिन ई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विटामिन ई। यदि आपने नहीं देखे हैं विटामिन के नाम तो विटामिन पहले ए देखिए, पहले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। विटामिन क्रम से पढ़े हुए हैं अपन ने। आज अपन पढ़ते हैं विटामिन के, या विटामिन पहले ई ले लेते हैं। ठीक है, विटामिन ई। देखो, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसका रासायनिक नाम, या केमिकल नेम। इनका रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे कि अपन ने इसका विटामिन ए का नाम रेटिनॉल पढ़ा था, ऐसे इसका विटामिन ई का नाम होता है केमिकल नेम टेकोफेरॉल। क्या होता है बच्चों इसका नाम? टेकोफेरॉल। अच्छे से ध्यान रखना, विटामिन ई का नाम होता है टेकोफेरॉल। ठीक है, क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। अब इसके कुछ स्रोत देख लेते हैं कि विटामिन ई हमें कहां से मिलेगा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से रोग भी देखेंगे। पहला अपन ने क्या देख लिया? विटामिन ई का केमिकल नाम या रासायनिक नाम। तो यही अपन को ध्यान रखना है, सिर्फ अकेला केमिकल नाम इसका। ठीक है, स्रोत क्या हो जाएंगे? हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित बीज, दूध। इस टाइप से क्या होंगे, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन अंकुरित बीज इसमें ध्यान रखें ना, अंकुरित बीजों से हमें विटामिन ई मिलता है। ठीक है, हरी सब्जियां जितनी भी, आप पालक हैं और भी जो हरी सब्जियों में आती हैं, अपनी जितनी भी हरी सब्जियां हैं सारी हरी सब्जियों में मिलेगा। सलाद वगैरह आप जो खाते हैं सलादों में भी मिलेगा। अंकुरित बीजों में विटामिन ई मिलता है हमें, दूध में, मांस में, और भी आगे मछली के तेल वगैरह उसमें भी मिल जाएगा। क्योंकि जो विटामिन होते हैं अपने अपने विटामिन स्टोर कहाँ होते हैं? अपने विटामिन स्टोर होते हैं लीवर में, यानी यकृत में। ठीक है, यकृत में क्या होते हैं विटामिन, सारे विटामिन का स्टोर केंद्र कहाँ होता है अपना? कुछ समय के लिए लीवर होता है, लीवर में सारे विटामिन होते हैं। ठीक है, कुछ कारण से बनेंगे वो अपन आगे देख लेंगे, बायो का टॉपिक से ही। स्रोत हो गए। अब इसकी कमी से रोग भी होना चाहिए। कौन सी कमी? इसकी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग। देखो, कमी से रोग होता है, इस कमी से रोग होता है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, या जनन क्षमता कम होना। ठीक है, किस कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता कम हो जाती है। जी आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ई के बारे में इंपोर्टेंस है। ठीक है, अब करते हैं बात इसका विटामिन के की।
विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होता है? विटामिन के का होता है फाइलोक्विनोल। इसका क्या है? विटामिन के का फाइलोक्विनोल। ठीक है, रासायनिक नाम। फाइलोक्विनोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन की। विटामिन के क्या होता है? फाइलोक्विनोल। इसके स्रोत क्या होंगे? इसके स्रोत हैं अपने, कहां से मिलेगा? हरी सब्जियां, पालक, और आदि चीजें इस टाइप से क्या होंगी? इसके स्रोत होंगे। हरी सब्जियां, फल, वो सब क्या है? इसके स्रोत हैं। किसके? विटामिन के के। जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी कमी से रोग है। कमी से रोग आपने पढ़ा होगा, रक्त का थक्का जमना। यदि ए विटामिन की कमी हो जाए आप में तो रक्त का बहाव नहीं रुकेगा या रक्त का थक्का नहीं बनेगा। उसका कारण है ये अपने ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम होता है, तो यहां तक समझ में आ गया कि रक्त का थक्का जमना। उसकी क्या होता है? रक्त का थक्का का मतलब यदि कोई सतह आपकी कट जाए या स्किन कट जाए तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है। इस ब्लड बहने से क्या होगा कि आप थोड़े समय बाद क्या होगा? ब्लड रुकना बंद हो जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमना फाइल। अभी क्या बोला कि एक अपने ब्लड में, रक्त में एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? फाइब्रिन। अपने कहां पाई जाएगी? रक्त में। जैसे कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में चर्चा की थी, जो उत्प्रेरक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, किसी भी अभिक्रिया को, दर को बढ़ा देते हैं। अपने ये कहा है? ब्लड में एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बोलते हैं अपन कौन सा? फाइब्रिन। इस फाइब्रिन प्रोटीन के कारण ही अपना रक्त का थक्का जमता है। ध्यान रखें आप इसके लिए। ठीक है, फाइब्रिन रक्त के ब्लड में होगा। किस विटामिन उत्प्रेरक का काम करेगा? विटामिन के। अब इस विटामिन के कारण क्या बन जाएगा? यहाँ थक्का बन जाएगा रक्त का। ठीक है, आप इस ये भी क्लियर हो गया। विटामिन के इंपोर्टेंस है। विटामिन के स्रोत दे देगा, तो स्रोत सारे के एक से रहते हैं, अकेले विटामिन सी को छोड़कर। बाकी आप अपने स्तर से भी आ सकते, पालक, हरी सब्जी, दूध, दही और सलाद वगैरह इस टाइप से क्या है? इसके स्रोत हैं। स्रोत के इसका विटामिन का केमिकल नेम इंपोर्टेंट है, फाइलोक्विनोल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है अपना रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्के में क्या होता है? रक्त का थक्का कैसे जमेगा? इसकी विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं? एक उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, अभिक्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे अपने ब्लड में क्या होता है? फाइब्रिन प्रोटीन होता है। जब विटामिन के इसको इस अभिक्रिया में होता है तो इसमें क्या बनेगा? अपना रक्त का थक्का बन जाता है। इस क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। यदि विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। ये आप इसको ध्यान रखें। विटामिन के अपना खत्म होता है। बाकी सारे विटामिन अपन ने पढ़ लिए। विटामिन पूरा बी पढ़ लिया, विटामिन सी भी पढ़ लिया, विटामिन ए भी पढ़ लिया, डी, सारे विटामिन हो गए। सारे विटामिन के अपन ने केमिकल नाम पढ़ लिए। अब आपका काम क्या है? सारे विटामिन को ऐसे आपको याद नहीं हो तो एक पेज पर लिख लीजिए और इस पेज पर आप जहां पढ़ते हैं वहां आप चिपका लीजिए। बार बार आप इनको पढ़ेंगे इससे केमिकल नाम तो आपको याद हो जाएंगे। और एक साइड बना लेना आप रासायनिक नाम, विटामिन, और एक साइड लेना कमी से रोग। बाकी स्त्रोतों को ना लिखें आप। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट आएंगे और ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपन ने इसका रासायनिक नाम इंपोर्टेंट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? एक उसकी कमी से होने वाले रोग। बाकी अपन ने सारे विटामिन B1, B2, B3 सारे पढ़ लिए। विटामिन B12 तक, विटामिन सी भी कंप्लीट हो गया। आज अपना विटामिन कवर होता है पूरा। आज अपन उठाएंगे, दूसरा टॉपिक उठाते हैं और वो पढ़ते हैं अपन प्रोटीन। अब क्या पढ़ते हैं? अगला
टॉपिक है अपना प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अपना पूरा हो गया, विटामिन हो गए। आज पढ़ेंगे अपन कौन सा, प्रोटीन, कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और प्रोटीन के कार्य भी पढ़ेंगे अपन, और प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं इनके आधारों पर अपन चर्चा करेंगे। पहले की अपन बात करें कि प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल उच्च अनुभार वाले कार्बनिक यौगिक, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। आप प्रोटीन को कैसे पहचानेंगे, देखें मनुष्य का जो पोषण होता है, अपन ने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में भी चर्चा की थी, न्यूट्रिएंट्स होता है दो चीजों से मिलकर बना है। जैसे अपन जो चीज खाते हैं, रोटियां हैं, सब्जियां हैं, कुछ सलाद भी खाते हैं, कुछ पानी भी पीते हैं, मिनरल्स में पानी में कुछ मिनरल्सों को भी खाते हैं, खनिजों को भी लेते हैं अपन। तो कुछ आधार पर क्या है, पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है सूक्ष्म पोषक तत्व और एक होता है लघु, एक होता है सॉरी जीरो पोषक तत्व और एक होता है अपना लघु पोषक तत्व। जो चीज हम ग्राम में खाते हैं, ग्राम या केजी में खाते हैं, वो क्या होगा, दीर्घ न्यूट्रिएंट्स होगा। जो हम मिलीग्राम में लेते हैं उन्हें हम लघु पोषक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे कि अपन प्रोटीन की बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है, प्रोटीन कितना लेना चाहिए। जैसे अपन सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 300 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। संतुलित आहार की बात करना है कि 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरे नंबर पर 80 से 90 ग्राम पर फैट लेते हैं, तीसरे नंबर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जैसे अपन सब लोग हैं इनके लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि अपना 0.8 ग्राम, 8 ग्राम नहीं 0.8 ग्राम पर वेट केजी, यदि आपका 1 किलो वजन है शरीर का सपोजिंग, तो कितने ग्राम प्रोटीन लेना होगा आपके लिए, 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। ठीक है, ध्यान रखें आप, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना प्रोटीन लेना है, जितना अपना वजन है शरीर का उसके हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना है। क्या प्रोटीन की मात्रा प्रत्येक जीव के लिए बराबर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। प्रोटीन क्या होती है, हमें वृद्धि और विकास में सहायक होती है, इसलिए हमें आपको समझा रहा है कि वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है, प्रोटीन सहायक होती है। यदि आपका वजन 50 किलो है तो आप 0.8 केजी से इंटू कर दीजिए जितना आपको प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ेगी। अब बच्चे जो होते हैं उनके लिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी, तो 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बच्चों के बीच कितनी होगी, 0.95 ग्राम पर केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि अपन बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन की किसमें आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, और सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसमें होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उसके लिए कितना चाहिए, 20 से लेके 40 55 से लेके 60 ग्राम पर केजी के हिसाब से नहीं लिया जाता क्योंकि इन्हें प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी खुद की वृद्धि के लिए और अपने बच्चे की वृद्धि के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसमें होती है, 50 से 60 ग्राम पर केजी के हिसाब से नहीं है। या कि लेडीज का वजन 50 किलो हुआ तो उसके यहाँ तो क्या था, केजी के हिसाब से था, मतलब वजन जितना व्यक्ति का वजन है उसमें अपन 0.8 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, प्रेग्नेंट लेडियों के हिसाब से क्या होगा, जितना उनके लिए कितना प्रोटीन चाहिए प्रतिदिन में, 50 से 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अपने लिए प्रोटीन की कम आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा किसमें होगी, बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या होगा, प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना है। ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन जान ली, अपने लिए प्रोटीन की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है ये भी चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की रासायनिक संगठन क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तक तो सर आप कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो तो उसमें भी थे अपने कार्बोहाइड्रेट में, उसमें क्या नहीं था अपने पास, नाइट्रोजन नहीं था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ जो यौगिक बने होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। कुछ मात्रा में इसमें और भी तत्व प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप इतने ध्यान रखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस भी रहता है उसमें, लेकिन आप C4 को ध्यान रखोगे जो ज्यादा ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने यौगिक क्या होते हैं, प्रोटीन। अपन ने कार्बोहाइड्रेट में चर्चा की थी, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले यौगिकों को अपन ने क्या नाम दिया था, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे इसमें ध्यान रखना ना, यहाँ तक संगठन देखा था अपन ने। अब इसमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन हमें और मिल गया। जैसे कि अपन ने जब फर्स्ट से केमिस्ट्री शुरू की थी तब बोला था एमाइड समूह होगा नाइट्रोजन में, ठीक है। अब वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन से बने यौगिकों को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन। जी आप इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने यौगिक कार्बनिक यौगिकों को क्या कहा जाता है, अपना प्रोटीन कहा जाता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दी हैं प्रोटीनों की डेफिनेशन को फाइंड करने के लिए। जैसे कि अपन कहें कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, प्रोटीन अमीनो एसिडों का समूह भी है। तो ऐसे कुछ अलग अलग तर्क हैं, वो आपको तर्क रखना है, ध्यान देखो। एमिल फिशर एक वैज्ञानिक था, एमिल फिशर ने कहा था कि जो प्रोटीन होती है विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के समूह होता है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्लों का समूह या अमीनो अम्लों से बना होता है, ठीक है। क्या, एमिल फिशर के अनुसार प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों के समूह से क्या बनता है, अपना प्रोटीन। अब हमने जैसा कि पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें होता है। एक प्रोटीन ठीक है, एक प्रोटीन का जो अणु होगा वो एमाइड भूले तो नहीं हो, एमाइड का क्रियात्मक समूह NH जो अपन ने पढ़ा था कि ये आगे काम आएगा। एमाइड समूह से किससे जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक समूह से। कार्बोक्सिलिक का क्रियात्मक समूह क्या होता है, COOH, या इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इसकी चर्चा की थी। एमाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, क्या होगा, कार्बोक्सिलिक व पेप्टाइड बॉन्ड से बने या जुड़े उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। एमाइड समूह होगा, कार्बोक्सिलिक होगा और पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जी आप ध्यान रखें, एक किसके रूप में जोड़े जाते हैं। इनमें से सबसे इंपोर्टेंट जो है ऑब्जेक्ट, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आना है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट की दृष्टि से ध्यान रखें। प्रोटीनों में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। जो प्रकृति है अपनी, उसमें कितने अमीनो अम्ल प्राप्त हैं हमें, तो उन्हें ध्यान रखें कि आप 22 अमीनो अम्ल प्राप्त हैं, ठीक है। ये आप इतना प्रोटीन की डेफिनेशन समझ गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के बने यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, जटिल उच्च अनुभार वाले कार्बनिक यौगिक। जैसे कि इसमें क्या देखा अपन ने, एमिल फिशर ने कहा कि अमीनो अम्ल के समूह को कहते हैं अपन, अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के स्त्रोतों।
स्रोतों को अपन दो भागों में बांटेंगे, एक वनस्पति स्रोत, एक हो जाएगा अपना जंतु स्रोत। प्रोटीन के क्या देखना है, स्रोत देखना है कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा। एक अपन वनस्पति स्रोतों के अंतर्गत पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन जंतुओं से हमें कहाँ से प्रोटीन के स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं। जैसे कि वनस्पति की बात करें, दाल, सोयाबीन। देखें जो प्रोटीन हुआ अपना लेग्यूमिनेसी परिवार, आप पढ़ोगे फसल वगैरह में, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है उसको सारी दाल कुल आती है, उसमें पूरा कौन सा आता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में दाल कुल आता है। दाल जो ऐसे भी जो दो बराबर भागों में दाल वाले होते हैं वो, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो जितने भी पौधे हैं वो सब में से क्या मिलेगा हमें, दाल मिलती है। दाल से क्या, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दाल जो होती है प्रोटीन के अच्छा स्रोत मानी जाती है। सबसे ज्यादा इसमें क्या है अपना सोयाबीन में, ध्यान रखें 43% के समथिंग क्या होती है इसमें प्रोटीन होती है। अपन और बात करें मूंगफली और ड्राई फ्रूट्सों में देखें तो बादाम वगैरह, इसमें भी क्या रहती है अपनी प्रोटीन सर्वाधिक रहती है, जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो ध्यान रखें कुछ स्रोत अपने लिए प्रोटीन जो वनस्पति में रखना है वो आपने, हाँ एक और ध्यान रखें चावल, ठीक है। 23 से 26% की समथिंग क्या रहती है इसमें प्रोटीन रहती है। क्या हो गया, दाल, सारी दालें आ जाएंगी इसमें, मूंगफली, बादाम, सोयाबीन और चावल, ये क्या हो जाएंगे अपने प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे। किससे प्राप्त हो रहा है, हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है, अभी पेड़ पौधों से हमें प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं अपन जंतु स्रोतों की। जंतु स्रोतों से हमें प्रोटीन कहां से मिलेगी, तो जैसे कि अंडे में अपना एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। जो अंडे हैं, मांस है, मछली है, इनसे भी क्या मिलता है हमें प्रोटीन मिलता है। मतलब कौन से स्रोत हैं, अपने जंतु स्रोत हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। क्या आप ध्यान रखें, स्रोत दो भागों में कर लिया अपन ने, एक वनस्पति स्रोत और एक कर लिए जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में अपन अंडे ध्यान रख लेना, मांस मछली जितने भी होते हैं, जो मीट वगैरह की चीज, उसमें क्या होते हैं अपने प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ये क्या हो गया अपना प्रोटीन के स्रोत हो गया, वनस्पति स्रोत और जंतु स्रोत। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के भौतिक गुणों की। रासायनिक संगठन देख ले पहले अपन, प्रोटीन का रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक संगठन जैसे अपन ने देखा अभी कार्बन था उसमें, अपन ने ये लिखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और भी छोटे मात्रा में होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, वो ये चार होते हैं। तो कार्बन कितने परसेंट होता है प्रोटीन में, अपने 50 से लेके 60% तक क्या होता है, कार्बन होता है, ये ध्यान रखें। दूसरा अपन देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, 20 से लेके 25-24% तक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ना है अपन, जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या है, प्रोटीन में कार्बन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है और नाइट्रोजन की कितनी है। अब बात कर लेते हैं अपन हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में अपना 6 से 7% तक क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। अब बात कर लो नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन होता है इसमें 14 से लेके 18% तक। ये चार का आप क्या रखोगे, परसेंटेज ध्यान रखोगे। रासायनिक संगठन में प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितने कितने प्रतिशत तक पाया जाता है। तो कार्बन सर्वाधिक होता है, 50 से 60% तक होता है प्रोटीन में, ऑक्सीजन 20 से 25% तक होता है और हाइड्रोजन 6 से 7% होता है और नाइट्रोजन 14 से लेके 18% तक होता है इसमें प्रोटीनों में। जो हुआ उसका रासायनिक संगठन। अब बात कर लेते हैं अपन प्रोटीन के भौतिक गुण।
देखो भौतिक गुण में क्या होती हैं, ये कैसे होती हैं, गंधहीन होती है, रंगहीन होती, अक्रिस्टलीय, ठोस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भौतिक गुण का मतलब है कि प्रोटीन कैसे दिखती है हमें ऊपर से। ठीक है, तो रासायनिक इसमें क्या है, अंदर कौन कौन से तत्व उपस्थित थे आपके बात करते हैं, बाहर से हमें वो कैसे दिख रही है, तो कैसी होती है वो, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ये भी ध्यान रखेंगे, और अक्रिस्टलीय ठोस होती है। क्या है, जल में विलय है कि नहीं है कुछ, ये भी अपन को देखना होगा। आप देखेंगे इसके विलयता, किसमें विलय होगी ये प्रोटीन, विलेयता का मतलब होता है जैसे आपने प्रोटीन का जिस एक टुकड़ा है पानी में आपने डाला, प्रोटीन है और प्रोटीन को पानी में घुल रही है या नहीं घुल रही है। यदि पानी में घुल रही है तो क्या होगा, ये जल में विलय होगी। यदि पानी में नहीं घुल रही तो फिर क्या होगा, ये कार्बनिक पदार्थों में घुल रही है, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, इन्हें कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। क्या किसमें घुल रही है, तो ये भी ध्यान देखना पड़ेगा अपने लिए। तो जल में विलय नहीं होती, किसमें होती है, कार्बनिक पदार्थों में विलय होती है। कभी नमक में भी कोई सी प्रोटीन घुल जाती है, वो अपन आगे चर्चा कर लेने से पढ़ेंगे। तो क्या होगी, जल में अविलय होगी। जी आप ध्यान रखें, तो किसमें विलय होगी, फिर कार्बनिक विलायकों में विलय होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन को रासायनिक संगठन कितने आधार पर बांटा गया है। जी अब प्रोटीन के अपन क्या देख लेते हैं, प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। देखो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, और तीसरी होती है व्युत्पन्न प्रोटीन। सीरियल से पढ़ते चलना, आप इन्हें नोट करके चलना, ऐसे ही क्रम से। या तो भौतिक गुण पूछेगा, भौतिक गुण बहुत कम आते हैं, रासायनिक गुण अपन अभी देख लेते हैं। कितने हो गए, रासायनिक संगठन के आधार पर कितने भागों में बांटा है प्रोटीन के लिए, अपन ने 3 भागों में बांटा है, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब अपन इनको नेक्स्ट क्लास में सरल प्रोटीन, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीनों की चर्चा कर लेंगे। एक अपना टॉपिक इसमें रह गया रासायनिक गुण। अभी भौतिक गुणों की चर्चा की थी अपन ने, लगे हाथ से इसको कर लो, आप रासायनिक गुणों को और पढ़ लो और जल्दी समझ में आ जाएगा रासायनिक गुण। ठीक है, पहला क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने देखा कौन कौन से समूह उपस्थित थे इसमें। एक तो एमाइड समूह उपस्थित था, मतलब इसको बोलते हैं अपन एमीन समूह। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा अपन ने क्या देखा था, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित था। दोनों ही समूह उपस्थित थे, दोनों ही क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित थे। इन क्रियात्मक समूह उपस्थिति के कारण ये क्या कर देगा, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। जी आप इसका रासायनिक गुण ध्यान रखना, किसके कारण होता है जी ऐसा, नाइट्रोजन, एमाइड और ये एमीन समूह और अपना कार्बोक्सिलिक समूह के उपस्थिति के कारण क्या हुआ, एमीन समूह और COOH, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट में ही बात जब पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर जहां से अपना केमिस्ट्री शुरू हो रही है इस चैप्टर में, उसमें मैंने आपको ये सारे क्रियात्मक समूह पढ़ाए हुए हैं, उन्हें आप नोट कर लेना। पूरी केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ा है वो ही आपको इर्द गिर्द घूमेगी। पहला कौन सा हो जाएगा, एमीन। जो 2 क्रियात्मक जब समूह होते हैं तो इसमें क्या होगा, इन क्रियात्मक समूह पर आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे, या एसिड की अभिक्रिया करा दें आप, या फिर बेस की अभिक्रिया करा दें, अम्ल और क्षार की, तो क्या बनता है, लवण बनता है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण कौन सी प्रोटीन में क्या बनाता है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके क्या देता है हमें, लवण बनाता है। ये क्या हो गया, इसका पहला रासायनिक गुण हो गया।
ये ध्यान रखें, रासायनिक गुण पूछे जाएंगे, भौतिक गुण नहीं, लेकिन रासायनिक गुण बहुत इंपोर्टेंट है। एक रासायनिक गुण तो आपको याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा, यमीन लिख लेना है अपने से, यमीन कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण अम्ल से क्या देगा, लवण बनाता है। जी आप इसको ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपोर्टेंट है इसका रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा, दूसरा आप ध्यान रख लो इसका जल अपघटन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जल अपघटित हो जाते हैं। तीसरा इसका क्या हो जाएगा अपना, जल अपघटित हो जाते हैं, जल अपघटन हो जाता है। जी तो आप इसके रासायनिक गुण याद रखें। 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर का, तो 2 रासायनिक गुण पूछेगा। प्रोटीन किसे कहते हैं, ऐसे आपको पूछ लेगा। 2 उसके रासायनिक गुण बता दीजिए, आपको इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। 2 एक क्या हो जाएगा, इससे लवण बनाता है, दूसरा प्रोटीन का जल अपघटन हो जाता है। ये तो क्या होगा, रासायनिक गुण होगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे इंपोर्टेंट है सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इनमें अंतर भी करेंगे, सरल क्या है, संयुक्त क्या है, व्युत्पन्न क्या है, तीनों में अंतर भी करेंगे और तीनों को आगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप जो आज पढ़ाया है उसे नोट कर लें।